और आज हम बात करेंगे जिंदगियां जरूरी या रैलियां। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रदेश भर में कोरोना से हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन इन सब के बीच तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आने में अब से कुछ ही वक्त करीब रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी जनता को लुभाने में लगी हैं, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस तीसरे विकल्प के रूप में सामने आई। आम आदमी पार्टी लगातार यात्राएं और रोड शो को निकालकर जनता को अपना दम दिखाने में लगी है। ऐसे में बात करें चारधाम यात्रा की, तो प्रदेश में अभी तक चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर सरकार की सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन सभी राजनीतिक कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते किए जा रहे हैं, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। प्रदेश में कोरोना से हालात अब काफी हद तक काबू में आ चुके हैं, लेकिन बात करें 2 से 3 दिन की, तो संक्रमण के ग्राफ में उछाल देखने को मिला है, जिसको लेकर सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को अभी शुरू नहीं किया गया है। लेकिन आज तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी दौर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। बात करें अगर कांग्रेस की, तो चारधाम यात्रा शुरू न करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में इस तरह मगन हो गई है कि जनता को तीसरी लहर का हवाला देकर चारधाम यात्रा शुरू कराने में पूरी तरह असंवेदनशील दिखाई पड़ रही है। लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल गई है कि उनकी जन परिवर्तन यात्रा के दौरान किस तरह कोरोना नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई गई थी। हैरत होती है सरकार की असंवेदनशीलता और बिल्कुल चारधाम के प्रति जिस तरह से ये निष्क्रिय बने हुए हैं। आपको अपनी रैलियों की पड़ी है, आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन रोड शो आपने पिछले दिनों देखा। तीसरी लहर का हवाला देकर आप कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को तो सुचारू रूप से शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आप बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में मैं भाजपा के लोगों से, सरकार से कहना चाहती हूँ कि लाखों लोगों का रोजगार हमारी चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पर्यटन व्यवसायी हो, चाहे होटल व्यवसायी हो। और वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश की रीढ़ है चारधाम यात्रा, उसको इस तरह से बर्बाद मत होने दीजिए। लोग आपको टकटकी लगाकर देख रहे हैं, आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो निकाला गया, जिसमें कोविड के नियमों को तार तार कर दिया गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदेश में अब कोरोना से हालात नियंत्रण में और राजनीतिक कार्यक्रम भी जोरों शोरों से चल रहे हैं, लेकिन बावजूद इन सब के सरकार की नीयत चारधाम यात्रा को शुरू कराने को लेकर साफ नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी लहर की भयावता को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया था, लेकिन फिलहाल दूसरी लहर राहत की स्थिति में दिख रही है, जिस कारण से सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की बात भी कही थी और अन्य पर्यटन स्थल मसूरी और नैनीताल भी खोल दिए गए हैं। अब तो राजनीतिक यात्रा भी जोरों पर है और अन्य धार्मिक स्थल भी तीर्थ यात्रियों के लिए खोले गए हैं। ऐसे में केवल चारधाम यात्रा स्थगित होने के कारण सरकार को उजागर करने चाहिए ताकि समाधान निकाला जा सके। विपक्ष जहां सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी सरकार ने भी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी का कहना है कि नियम और कानून सभी के लिए बराबर हैं और चारधाम यात्रा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, जिस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। देखिए, जो भी नियम, कायदा, कानून है वो सभी के लिए समान है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, वो कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस का भी कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी अभी अपना कार्यक्रम कर रही है। ये सामने आ जाएगा कि किसने कितने नियमों का पालन किया। दूसरी बात, जहां तक चारधाम यात्रा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
गंभीरता के साथ इस पक्ष में काम कर रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जिनकी कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है, जिनके दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं और कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, लोगों के जन स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके यात्रा को प्रारंभ कराया जाए। और सरकार इस बारे में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और दूसरी ओर कांग्रेस की जन परिवर्तन यात्रा चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का रोड शो भी इन सब के बीच देखने को मिला है। लेकिन बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा को लेकर नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब राजनीतिक कार्यक्रम जोरों शोरों पर किए जा सकते हैं तो फिर चारधाम यात्रा को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो जब जब इलेक्शन नजदीक आने लगते हैं, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हम बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। रैलियां भी हो रही हैं, सम्मेलन भी हो रहे हैं, रोड शो भी हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। कोरोना के नियमों को ताक पे रख के धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन जब चारधाम यात्रा की बात आती है तो उस पर रोक लगा दी जाती है। हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा, कोरोना काल के दौरान, दूसरी लहर के दौरान भी ज़बरदस्त तरीके की रैलियां देखी, ज़बरदस्त तरीके की भीड़ देखी। और अब जबकि एक तरफ तीसरे लहर को लेकर आगाह कर रहे हैं साइंसदान, तमाम वैज्ञानिक, और उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही है जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर कोई उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तराखंड में भी इस तरह की तस्वीर है जहाँ पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो हैं वो धीमे हुए हैं। लेकिन तमाम तरह के वायरल जो हैं उन लोग वो तमाम तरह के वायरल जो हैं जिसकी जद में बड़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं और इससे कोई भी अछूता नहीं है, इससे कोई भी अछूता नहीं। लेकिन नियम किस तरह से बदल जाते हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कोरोना के बीच सियासी दलों की जम के रैलियां चल रही हैं, इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है और उसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस नेता, इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका धीरे धीरे हम तारुफ कराएंगे। फिलहाल मथुरा दत्त जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चारधाम यात्रा पर रोक, लेकिन तमाम पार्टियां और खासकर कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है और उससे हजारों लोग उस यात्रा से जुड़े हुए हैं, उनका पेट पलता है यात्रा से। और सरकार कहती है कि ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार कहती है कि हमसे यात्रा शुरू नहीं कर पा रहे हैं कोरोना की वजह से। और उसी यात्रा रूट में कल आपने देखा होगा, परसों श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जनसभा की। हालांकि उसमें लोग नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन भाजपा चाहती थी कि वो बड़ी सभा हो। जी मथुरा जोशी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। तो देवभूमि के दंगल में आप साफ तौर पे बात कर रहे हैं, खासकर कोरोना को लेकर, और फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कार्य कर रही हैं, वो सचमुच महिला मोर्चा की आप सभी बहनों के लिए एक बहुत आदर्श हैं। विपरीत परिस्थितियों में वहाँ कार्य करती हैं, जहाँ संगठनात्मक ढांचा ना के बराबर है, जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं, वहाँ पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए जूझने वाली, बार बार लड़ने वाली एक वीरांगना के रूप में वहाँ पर सिंगनी जैसी दहाड़ वहाँ पर विरोधियों के सामने करती है। आज हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में आई हैं और आप सबका उन्होंने मार्गदर्शन किया है। मैं श्रीमती बनाथी श्रीनिवासन जी का यहाँ पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने आप सभी को योग्य मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है और आपके साथ मिलकर के इस महिला मोर्चा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि देर से ही सही, लेकिन महिला मोर्चा प्रदेश की मोर्चे का गठन होने के बाद बहुत शीघ्र इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज के इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। वास्तव में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कैसे होना चाहिए,
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को उसका एक आदर्श बनना चाहिए। महिला मोर्चा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद देश के राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदला। इससे पहले जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर चलने वाली देश की राजनीति प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वह देश के अंदर उन अनछुए पहलुओं को लेकर के तैयार हुई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में संबोधित कर रहे हैं कार्य समिति की बैठक में। फिलहाल अपनी डिबेट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं देवभूमि के दंगल में, और हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। गीता ठाकुर बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं चाहूँगा जल्दी से मथुरा दत्त जोशी जी अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, मैं आपको जो बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो राजनीतिक कार्यक्रम करती है, भीड़ जमा करती है, आशीर्वाद रैली कह रहे हैं कि उसको मैं तो प्रायश्चित रैली कहता हूँ, भाजपा को प्रायश्चित रैली निकालनी चाहिए। और दूसरी तरफ कहती है कि कोरोना काल चल रहा है, चार धाम यात्रा नहीं हो सकती। जिस चार धाम यात्रा से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे आप होटलियर्स की बात कर लीजिए, चाहे ठेली लगाने वाले की बात कर लीजिए, चाहे छोटे डंडी कांडी वाले लोग हों, घोड़े खच्चर वाले लोग हों, सारे लोग उस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं चाहे चारों धामों में। और सरकार कहती है कि हम चार धाम यात्रा नहीं चला सकते। और ये तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार है, राजनीति करने वाली पार्टी है। अगर वो पार्टी ये निर्णय ले कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कुंभ नाना करते करते कुंभ चला दिया इन लोगों ने। कुंभ चलाए तो उसमें भी कितना बड़ा चला, आरटीपीसीआर का घोटाला आपके सामने है। सरकार को चाहिए था कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो तीर्थ यात्रा में आना चाह रहा है, अगर वो 72 घंटे वाली आरटीपीसीआर ले आता है तो उनको यात्रा करने देनी चाहिए थी। और जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, एंटीजन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो चारों धामों में हर यात्री के किए जा सकते थे। इनके बाद मेडिकल की टीम थी, हर जिले में सीएमओ है, ये उनको बुला के कह सकते थे भाई इसकी जांच कर लीजिए, अगर इसको कोरोना नहीं है या कोविड नहीं आ रहा है तो ठीक है वो यात्रा करें, जिन लोगों को दिक्कत होगी उनको वापस कर देते। लेकिन सरकार की मंशा है नहीं कि वो चार धाम यात्रा चलाए। ठीक है, सरकार की मंशा है ना। ठीक है, तो सरकार की मंशा नहीं है कि वो चारधाम यात्रा चलाए। कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना है। राजेश वर्मा भी हमारे साथ है। राजेश, एक तरफ तो चारधाम यात्रा को लेकर रोक लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तमाम पार्टियां धड़ल्ले से रैलियां निकाल रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले बिल्कुल आरीश, मेरा सभी से पार्टियों से जितने भी यहाँ पर सभी बैठे हैं, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस से वरिष्ठ जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, गीता ठाकुर जी भी हैं और अन्य गेस्ट भी जो है अभी जल्द जुड़ रहे हैं। तो लेकिन हमारा सिर्फ ये कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर जो तीसरी वेब को लेकर के बात कर रहे थे कि जो आने वाली है और जिस तरह का आगाज जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है प्रदेश के अंदर, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं इस समय, आप पार्टी की बात करें, सत्ता में बैठी बीजेपी की बात करें, विपक्ष के तौर पे अगर कांग्रेस की बात करें, तो क्या ऐसा नहीं लगता है सभी पार्टियों की एक बड़ी जिम्मेदारी राजेश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी बोले, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आरीश जी बोलिए। तो तमाम पार्टियां जो है कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन जो है पार्टियां जो है वो लगातार कर रही हैं। क्या इन पार्टियों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो तीसरी वेब आ रही है उसको लेकर के कोई प्रिकॉशन जो है वो बरते जाए? लेकिन एक प्रदर्शन एक तरीके से कहा जा सकता है, शक्ति रूप जो है वो इन यात्राओं में जो देखने को मिल रहा है वो एक बड़ा
जो है एक भयावह रूप भी ले सकता है आरिश। और इन चीज़ों को जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर उत्तराखंड में अपने पैर जमाए हुए हैं, या जिस तरीके से आगामी 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारियां जिस तरीके से तमाम पार्टियां कर रही हैं, तो क्या इन पार्टियों की, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं बनती है। और यही एक जो कारण है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज भी अगर बात करें पूरे प्रदेश में 350 से ज्यादा कोरोना जो पेशेंट है वो एक्टिव है, कोरोना पेशेंट जो है एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं जो आइडिया लगाया है, जो जानकार है, जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि तीसरी वेब जो है वो प्रदेश के अंदर दस्तक दे सकती है, तो क्या ऐसी रैलियों को जो है अभी फिलहाल जो है उन पे नियंत्रण रखना चाहिए? क्या वो अधिकारी कहाँ हैं, वो पुलिस प्रशासन कहाँ है? जिस तरीके से जो लगातार जो आम जनता के चुनाव जो चलान तो जो है वो जरूर काट रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन का जो है पालन नहीं किया जा रहा है और तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर सरकार भी इसमें सतर्कता जो है जो दिखाई हुआ है, अभी 7 तारीख तक जो है कोविड कर्फ्यू जो है वो प्रदेश के अंदर जारी है, तो अगर इतनी बड़ी गाइडलाइंस के हिसाब से अगर पूरे प्रदेश में लागू है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी बनती है कि जो यात्रा इस तरीके से निकाली जा रही है। बड़ी बात राजेश आपने कही कि तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है, और गीता ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। गीता ठाकुर जी, एक तरफ तो चारधाम यात्रा पर रोक है, तमाम चीज़ों को लेकर कोरोना की गाइडलाइन भी जारी है, तो आखिर बीजेपी पार्टी के जो हम रैलियां देख रहे हैं, कार्यकर्ता मंच पे देख रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, कोई नया सुरक्षा कवच आप लोगों ने ईजाद कर लिया है क्या? भाई कोरोना अटैक नहीं करेगा, चारधाम यात्रा पे अटैक कर सकता है लेकिन हमारी रैलियों पे अटैक नहीं कर सकता है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले नमस्कार करना चाहती हूँ आप सभी लोगों का मैं, और जिस तरह से मैं अभी मथुरा दत्त जोशी जी को भी सुन रही थी और अभी आप से भी मैं विश्लेषण सुन रही थी, सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, जब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वैक्सीनेशन हम लोग करना, हर किसी को वैक्सीन लगाना है, तो उस समय भी यही कहना था कि भाई ये तो मोदी जी पता नहीं कौन सी दवाइयां लगा रहे हैं, कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं, कोई वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार नहीं, महिलाओं को, युवाओं को, बच्चों को, किसी को भी, कि ये तो अपनी पार्टी की तरफ से ये लोग कर रहे हैं। उस समय भी अवेयरनेस में कमी, धरातल की बात तो करते नहीं, और जो चीज हम कह रहे हैं बस एक आपने ऑब्जेक्शन करना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो काम करेगी हमें जस्ट उससे अपोजिट करना है। और जब अब सोशल डिस्टेंसिंग खुद नहीं कर रहे हैं और उसके बाद फिर कहेंगे सरकार ने ऐसा कर दिया, अरे हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपकी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इसको समझिए। क्योंकि आप भीड़ में आते हैं, हम आए चाहे आप आए, भीड़ में सब आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमारा अपना खुद का भी अधिकार है कि हमको उसको अवेयरनेस दूसरों को हम तब देंगे ना जब हम खुद भी इस चीज को रियलाइज करेंगे। सब अपने भीड़ में जा रहे हैं, किसी को किसी चीज, बस एक चीज कहना है कि सरकार ने ये काम नहीं किया, सरकार ने वो काम नहीं किया, हम भी अपना काम स्वयं कर सकते हैं। यही बात तो गीता ठाकुर जी हम लोग कह रहे हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो आपको भी तो रैली में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। भाई चारधाम यात्रा पे तो एक तरफ आपने रोक लगा रही, मैं आऊंगा इसी सवाल का जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 23 मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गाँव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें
ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में तो जिंदगियां जरूरी हैं या रैली, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये सवाल लोगों के जहनों में कौंध रहा है जिस तरह से वो चुनावी रैलियां देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि तमाम चीज़ों पे कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है वो रोक भी लगा दी जाती है। फिलहाल हमारे साथ डिबेट में रज़िया बेग, आप नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। रज़िया बेग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। और सीधे सबसे पहले गीता ठाकुर जी के पास है। गीता ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई यही अच्छी बातें आप क्यों नहीं मान रहे हैं, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं कि जब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है तो उसमें कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक तरफ तो तीसरी लहर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, चारधाम यात्रा को लेकर रोक लगा दी गई है। बड़े पैमाने पर जो चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी हैं और लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही। लेकिन जब आप मान लीजिए कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर अच्छे कदम उठा रहे हैं तो वो नियम आप पे क्यों नहीं लागू हो सकता? गीता ठाकुर जी, मैं आपसे ये कहना चाहती, हम लोगों ने पूरी पार्टियों में अपनी जहाँ जहाँ कार्यकर्ता हैं सब हैं, सबको हम लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगा दिया और सबने सोशल डिस्टेंसिंग का हर कदम एहतियात के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। तो हमारी तो आप छोड़िए कि हमको तो आप सरकार में गिनते हैं, हमें गिनते ही नहीं है कि हम लोग भी ये कार्य कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमारे को भी कुछ, हमने तो नियम कानून शुरू से मान रखे हैं। हमने वैक्सीन लगा रखी है, हमने जो हमें गाइडलाइन है उसके। अरे गीता ठाकुर जी, वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों के संक्रमण नहीं हो रहा है, उसके बाद भी संक्रमण हो रहा है। वो मैं मान रही हूँ कि उसके बाद भी हो रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को मान रहे हैं और अपनी तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चल रहे हैं। जिम्मेदारी जहाँ सरकार की आप बोल रहे हैं, सरकार ने अपनी तरह से सारी एहतियात बरती है और पर्सनल तौर से मैं जैसे अपने को भी कह रही हूँ कि मैंने खुद भी वैक्सीन लगाया, उसके बाद भी हम अपना मास्क लगा रहे हैं, हम अपना जिस तरह से भी हमें डिस्टेंस रखना है हम रख रहे हैं, क्योंकि जीना हमने है, हम अपने आप को नहीं। तो इन्हीं चीजों को लेकर चारधाम यात्रा फिर क्यों नहीं हो सकती है? ये तो धरातल की तो कोई बात करता ही नहीं है। मैं तो यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमको खुद को अवेयरनेस क्यों नहीं है, हम दूसरे को नहीं बताएंगे जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे, हमको भी करना है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त रज़िया बेग भी जुड़ी, मैं चाहूंगा कि उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। रज़िया बेग, आज एक बड़े मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, जिंदगियां ज़रूरी हैं, रैलियां। हमने देखा कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, ज़बरदस्त तरीके का रोड शो निकाला जाता है। एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हम तमाम पार्टियां सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हीं नियमों को बात करने की बात आती है, प्रोटोकॉल मानने की बात आती है, तो सब पीछे छूट जाता है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और सही आपने फरमाया। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी कि अभी ठाकुर जी को मैं सुन रही थी, मैडम को, आपका कहना है कि हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं
और सारा ठेका तो जनता का दूसरी पार्टियों का है। आप मैं पूछूं मैडम, आप कह रही है कि सारी नियमों का आप पालन करती हैं, आप इस समय मास्क लगा के बैठे हैं, मैं आप इस अकेली समय बैठी पूरा पालन कर रही है? ये एक मैं तो मिनट मैडम अकेली कह बैठी दूं, हूं, यहाँ तो कोई है आपकी ही नहीं। रैलियां निकल रही हैं, मैं तो आपकी अकेली रैलियां कमरे में निकल रही बैठी हूँ, हैं, कोई है ही आपकी नहीं। तो रैलियां मास्क निकल तो आप रही भी नहीं हैं। लगाई हैं, मास्क तो रजिया बेग जी आप भी नहीं लगाई हैं। कीटाणु फैल जाता है, मैं तो आपकी रैलियां निकल रही रजिया हैं। बेग जी मास्क तो आप भी नहीं लगाए हुए हैं, ये कहना जानते हैं कि वो भी दूसरे लोग अकेले नहीं कर बैठी रहे। हैं, आप भी अकेले बैठी हैं, तो खैर ये कोई विषय नहीं है, मास्क आप भी नहीं लगाए हैं। हमारा कहना ये है सिर्फ कि जो कुछ सही होता है वो भाजपा पार्टी की तरफ से होता है, बाकी लोग तो सारे के सारे सब चीजों के नियमों के धज्जे उड़ाते हैं। ये कैसी पार्टी है, समझ से परे हो गई है। अब अभी हम 4 धाम यात्रा की, आपके पास कोई जवाब है कि 4 धाम यात्रा पे ही बंदिश क्यों? 4 धाम यात्रा पे सिर्फ वहीं पर कोरोना हो जाएगा, बाकी तो आपकी रैलियां निकल रही है, तमाम तरीके के आपके फंक्शंस हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा पे आपको दिक्कत है, क्यों दिक्कत है भाई 4 धाम यात्रा पे? 4 धाम यात्रा होगी तो लोग तो वैसे प्रिकॉशन से जाते हैं, वो एक हमारा धार्मिक मुद्दा है और वहां पे आप रोक नहीं लगा सकते। आपने किस कारणों से रोक लगाई है, आप ही बताएं इस चीज को, आप जनता को जवाब दें ये कि हमने इसलिए रोक लगाई है। हरिद्वार में जब हम आपने लोगों ने रोक हरिद्वार में आपने कुंभ मेला करवाया, हरिद्वार आपने में कुंभ रोक मेला लगाई, करवाया, तो आप आपने लोगों ने कहा कौन से हरिद्वार कौन से क्यों नियम नहीं पालन लगता? पूरे किए? कुंभ जरूरी है, आपने जान कौन से जरूरी है। नियम कुंभ मेले के कौन से नियम पूरे हुए, मुझे ये बता दें आप। शुरुआत करी और क्या हरिद्वार कारण में, है कि तो कुंभ मेले के बाद तुरंत जो है कोरोना वायरस फैल गया? आप जवाब मैडम, देंगे? आप ये बात आपकी सुनिए, जब सरकार हमने थी, कुंभ का- आपकी सरकार कुंभ का है, शुरुआत करी आप तो मुझे आप जवाब लोगों ने दीजिए कहाँ से करवा कि दिया? कुंभ तो मेले कौन में सा कौन से नियमों की धज्जियां नहीं उठी? और आज अगर आप कहती हैं कि हमें तीसरी लहर की खतरा है, तीसरी लहर के लिए आप ही जरा गिनवा दें कि आपकी तैयारियां क्या क्या है। अगर आपकी तैयारियां हैं तो आपकी तमाम रैलियां निकल रही है बिना किसी मास्क के, बिना किसी डिस्टेंसिंग के, बिना कोई नियम के पालन करे हुए। तो आप बताइए ना, सरकार तो आप चला रहे हैं, आप लोग सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार में क्या हो गया ऐसा? मोदी की पता नहीं क्या लगवा आप रहे हैं। क्यों नहीं? आपने कहीं देखा आपके बड़े लीडर अभी नड्डा जी आए थे यहाँ पे, क्या आपने देखा कि कोई डिस्टेंसिंग का पालन हुआ? आपने देखा किसी मास्क का पालन हुआ? आप हमको नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप तो सरकार हैं, आपकी सरकार में क्या चल रहा है? आपकी सरकार सिर्फ आपकी सरकारें, आपकी सरकार और भाजपा के लोग सिर्फ नसीहत करना जानते हैं। अब नसीहत करना छोड़िए मैडम, नसीहत करना छोड़िए, सरकार को कहिए अपनी आप कि नसीहत ना करें, आप हमारी पालन सरकार करवाएं। ठीक है रजिया बेग जी, ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि हम देख रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा में भी सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क, तमाम चीज़ों की, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हमने ये भी देखा जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो निकला तो वहां पर भी नियमों का बहुत पालन नहीं किया गया है। डिस्टेंसिंग कारण तो परिवर्तन यात्रा निकालते ही आप, इसको लेकर बोलिए रजिया बेग जी। मेरा कहना है, आप सही बात कह रही हैं कि हमने देखा है जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल आए तो हमने देखा वहां पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया जो रोड शो निकाला गया। कहां से कर दिया? आशीर्वाद, जब जन आशीर्वाद रैली निकली, हमको भी ये था कि भाई सरकार को तो सारी चीजों का पता है, शायद हो सकता है कि कहीं कोरोना में कमी आ गई हो या पूरे नियम कानून पूरे कर लिए गए हो, तो हमने कहा जब ये लोग जो सरकार में बैठे जो हमसे सवाल करेंगे वो खुद इस तरीके से चल रहे हैं, तो कहने का ये मतलब ये है कि जब आप ही ने शुरू कर दिया सिस्टम तो दूसरा क्या करें? हम पूरे नियम कानून से हैं। ठीक है, मतलब वो ऐसा चलेंगे तो हम भी ऐसा चलेंगे, वो करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, ये अलग बात है। यहाँ मुझे लग रहा है कि लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मामला है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है तमाम पार्टियों की। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनने की ओर अग्रसर है। नीति आयोग के SDG इंडेक्स की कानून व्यवस्था की रैंकिंग में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर और गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है। उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। 1,60,000 कर्मचारी और 1.5 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित।
सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। योजना में आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च। कोविड महामारी के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम विकास विभाग के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन विभाग के विभिन्न पदों पर तैनात कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य में बिजली बिलों के फिक्स चार्ज और विलंब भुगतान अधिभार में 3 महीने की मिलेगी छूट। धामी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित 33,216 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए 49 करोड़ 42 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने पिथौरागढ़ जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के साथ ही प्रभावितों को राहत राशि के चेक दिए। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 150 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिंदगियां जरूरी या रैलियां, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देवभूमि के दंगल में आज हम इसी पर बात करें। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए। सीधे मथुरा दत्त जोशी जी के पास चलते हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, तो मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि खासकर इस बीमारी को लेकर जिसने बड़ी तादाद में लोगों की जान ले ली है, बड़ी तादाद में, और लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की जानें जा भी रही हैं, खासकर इस चीज़ पर तमाम पार्टियों को एक होने की ज़रूरत है कि भाई नहीं, हमें अगर हम चारधाम यात्रा पर रोक लगा रहे हैं तो हमें रैलियों को भी पे भी एक तरह की रोक होनी चाहिए, या अगर हो तो उसमें तमाम नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को भी हम देखते हैं तो परिवर्तन यात्रा में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन कोरोना के मद्देनजर देखा जाए तो कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। मथुरा दत्त जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है मथुरा दत्त जोशी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, तमाम पार्टियों की हमने बात सुनी, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस खास ऐसे विषय जिस पर जिससे सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, बड़े पैमाने पर हमने देखा दूसरी लहर में, कोरोना काल में लोगों की जान गई, तीसरी लहर की तरफ साइंसदान आगाह कर रहे हैं, उसके बाद भी तमाम पार्टियां रैलियां करने में मशगूल हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल आरिश, सवाल यही होता है कि जैसे जैसे हम लोग 2022 की तरफ चल रहे हैं, और यानी कि आगामी जो चुनाव है उसकी तैयारियां जो है तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है, बड़ी विडंबना है कि एक कोरोना गाइडलाइंस अभी हम लोगों ने देखी कि दूसरी वेब जा चुकी है, उसमें कितना बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ है, और अभी तक किसी के पास ये जवाब अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि जो आप लोगों की यात्राएं निकल रही हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की भी बात करें या आम आदमी पार्टी की भी बात करें, तो तिरंगा यात्रा की भी तैयारी मैडम आपके यहाँ हो रही है, तो क्या क्या तैयारियां आप लोग, कोई ऐसी जो गाइडलाइंस है जो कोरोना की जो केंद्र सरकार से आ रखी है जिसको पालन करना है, और खास सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर तमाम जो चीजें हैं उनका पालन हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं एक तरीके से बेफिक्रे जो है वो कहीं ना कहीं आरिश दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आरिश ये भी है कि मैं भाजपा की जो प्रवक्ता यहाँ बैठी है गीता ठाकुर जी, मैं उनसे भी एक सवाल पूछूंगा कि 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
जो है यात्रा के दौरान जो है जो व्यापार जो चलता है, पहाड़ की जो आजीविका है, उसको लेकर के एक बड़ा संकट बन चुका है। लेकिन क्या बीजेपी का एक नेता जो सत्ताधारी सरकार है इस समय, कि उस यात्रा को जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हालांकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, अब जो उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका सभी वो मान्य होगा। लेकिन फिलहाल की जो पोजीशन है, जिस तरीके की परिस्थिति जो है इस समय आजीविका को चलाने की, जीविका को चलाने की जो है इस समय पहाड़ के लोगों के सामने एक विकट संकट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं जब जनसभाएं हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, तो क्या प्राथमिकता इन यात्रा को खोलने के लिए नहीं दी जा सकती थी? तो एक बड़ा सवाल है। और ये तमाम जो पार्टियां यहाँ बैठी है, मेरा उनसे भी यही सवाल है कि अगर आप लोग इतना कोरोना को लेकर के इतना जागरूक है, तो फिर इतना सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, मास्क लगाने का जो पालन है, जो हाथ सैनिटाइज करना है, वो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। तमाम जो पार्टियां बेफिक्रा चल रही हैं। और आप देखिए कि आरिश, इसका भुगतान जो है वो हो सकता है आने वाले समय पे जो है बड़ी वेब जो है, जो तीसरी लहर जो आ रही है वो प्रदेश के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं प्रदेश को चुकानी ना पड़े। तो इसलिए हमारा भी ये आग्रह है कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां, भले ही ठीक है 2022 के जो चुनाव है उसमें एक जो है रणनीति जो है वो तमाम पार्टियों की बन रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो तमाम पार्टियों को दिख रहा है। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि जो उत्तराखंड की जनता है उनको बचाया जाए, किस तरीके से आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से क्या होना चाहिए? लेकिन अभी फिलहाल जो है कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल जो है वो इस समय 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और सड़क पर जो है बेफिक्रा जो है एक जनसैलाब जो है वो चारों तरफ जो है प्रदेश के अंदर आरिश देखने को मिल रहा है इस समय। गीता ठाकुर जी क्या कहेंगे? एक बड़ा पैमाने पर लोग की जिंदगी चारधाम यात्रा से जुड़ी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़ा भी साफ तौर पे राजेश जी ने रखा। बड़े पैमाने पर लोगों को जैसे कह सकते हैं आजीविका का साधन है। कोरोना काल में हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर लोगों का रोजगार नहीं है। तो क्या लगता है इस चीज़ को लेकर सरकार को आगे नहीं थोड़ा बढ़ना चाहिए? मैं इस बात को बहुत गंभीर विषय है, और सच में रोजगार, अगर आप पेट होता है तब दिल होता है, तब दिमाग होता है। ये मैं भी जानती हूँ कि पेट में ही कुछ नहीं जाएगा तो कोई क्या कर पाएगा। तो सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय को, और आपका जो भी मशवरा है, और ये सच है कि सब लोग मिलकर, अगर विचारों की लड़ाई अलग है, लेकिन एक जनता के बीच में हम जाते हैं तो उनके लिए ये करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे बिल्कुल आश्वासन आपको देना चाहती हूँ कि धरातल में इसको हमारी सरकार करेगी, और आपकी जो भी ये समस्याएं हैं, जिस तरह की भी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात में जरूर आग्रह करके और धरातल में इसको लाने की बहुत कोशिश करूंगी। और जो भी आपसे मैं ये बात कर रही हूँ, ये एक हवाबाजी की बात नहीं कर रही हूँ, उनके रोजगार से जुड़ी हुई मुद्दे की बात जो आप कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा आपकी तरफ से करना चाहती हूँ कि मैं इसका निर्णय आपको जल्दी से जल्द आपको दिखेगा। फिलहाल गीता ठाकुर जी को आपने सुना। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी है। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मथुरा दत्त जोशी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि मथुरा दत्त जोशी जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। उनसे जुड़ेंगे तो ज़रूर मैं सवाल लूँगा। फिलहाल हमारे साथ रज़िया बेग जुड़ी हुई। रज़िया बेग, फिलहाल शायद मथुरा दत्त जोशी जी क्या नहीं आ पा रहे। रज़िया बेग जी, ये जो बात मैंने कही कि इस विषय पर ख़ासकर तीसरी लहर को लेकर, कोरोना को लेकर, आपको नहीं लगता कि तमाम पार्टियों को एकजुट होने की खासकर ज़रूरत है, ताकि कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, भाई एक तरफ तो हम देख रहे हैं चारधाम यात्रा बंद है, मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, बड़े पैमाने पर लोगों की ज़िंदगी जो आजीविका जुड़ी हुई है वो समस्या उनके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो ये देख रहे हैं, जब वही लोग ये देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां रैलियां निकाल रही हैं, नारेबाजियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, रोड शो हो रहा है, और ये सब कुछ नियमों के ताक पे रख के हो रहा है, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? रज़िया बेग जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम भी अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिम्मेदारी सरकार की है कि तमाम पार्टियों पे, यही नहीं कि हम कहें कि भाजपा पे आप प्रतिबंध लगाएं, एक मिनट मैडम, तमाम पार्टियों की बात कर रहे हैं हम
लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आप सरकार प्रतिबंध लगाती है तो अपने ऊपर भी लगाए, तो दूसरी पार्टी अपने ऊपर अपना प्रतिबंध लगा लेती है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि सरकार दूसरे लोगों को कहती है कि तुम्हारे लिए तो प्रतिबंध है, हमारे लिए प्रतिबंध नहीं है। एक बात का मैं जवाब चाहूंगी, जब बाकी चीजों में आपने प्रतिबंध हटा दिए तो आपने 4 धाम यात्रा पे प्रतिबंध क्यों लगाया? वो आप कहते हैं कि लोगों को आप रोजी की बात करते हो, रोजी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार आपने लोगों का खत्म कर दिया। आप दोगली बात करना क्यों सरकार के ऊपर? बेशक प्रतिबंध लगना चाहिए और सब पार्टियों पर लगना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, दूसरी पार्टी है। हम चाहते हैं कि सब पे तीसरी लहर की खतरे को देखकर आप सब पे प्रतिबंध। क्या सरकार ने ये कदम उठाए? क्या सरकार की तरफ से ऐसे कोई नोटिस जारी हुए? क्या सरकार ने इस बात के लिए निबद्ध कर दिया है सब लोगों को कि आप लोग कोई रैली नहीं करेंगे? हो क्या रहा है कि जब भाजपा को कोई रैली करनी होती है तो नियम खत्म हो जाते हैं, तीसरी लहर खत्म हो जाती है। अगर आम आदमी पार्टी को या दूसरी पार्टी को करना है तो आपके नियम कानून सारी फाउंडेशन सब खत्म हो जाती है। ये क्या चीज है? आप करिए, बिल्कुल, ये तो सरकार कदम उठाएगी ना। आप लगाइए प्रतिबंध। आपने यूपी में मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ चारों तरफ से मुकदमे इकट्ठे कर दिए रैली निकालने पे। आपकी अभी रैली निकली थी तो उसमें किसी के ऊपर मुकदमे नहीं हुए, तो ये कैसी दोगली बात है? आप जो कुछ कर रहे हैं आप उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं तो दूसरे को आप कहेंगे प्रतिबंध लगाएं। तो ये कैसा देश का तुम्हारा नियम है कि इन नियमों पे काम करे कोई? आप सब पे प्रतिबंध लगा दे। तीसरी लहर को देखते हुए लगाएं प्रतिबंध। हम तो कहते हैं अब इलेक्शन और सारी चीजें बाद में, पहले लोगों की जिंदगी का सवाल है, पहले लोगों के रोजगार का सवाल है। तो आप उस तरफ तो सोचेंगे नहीं। आपको तो सिर्फ डिबेट करनी है लोगों के साथ कि ये गलत है, ये गलत है। आपको लोगों को गलत कहना है, लोगों को गलत ठहराने से नहीं होगा। सरकार आपकी है, नियम कानून आप गीता ठाकुर जी जवाब दें। वो कह रही प्रतिबंध लगाएं, क्यों डर है आपको? प्रतिबंध लगाइए रैलियों पे, हमारे पे भी लगाइए, अपने पे भी लगाइए। हम कहते हैं हम पे प्रतिबंध लगाए सरकार। गीता ठाकुर जी जवाब दें इसका। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा वैक्सीनेशन यहाँ पर ये लगा रहे हैं तो थोड़ा आवाज। गीता ठाकुर जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गीता ठाकुर जी मुझे सुन पा रही हैं आप? मैं कह रही हूँ रजिया बेग जी, आप प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई आप प्रतिबंध लगाइए, हम पे भी लगाइए, अपने पर भी लगाइए, रैलियां मत करिए। लगाएंगे आप लोग प्रतिबंध? प्रतिबंध नहीं, हम तो वैक्सीनेशन को लेके चल रहे हैं, हम वो तमाम नियमों को लेके चल रहे हैं। हम अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं, जनता को सेफ करके रखेंगे। हम सिस्टम से चलेंगे। हमें ऐसा नहीं, हमको बता रही है कि आपने मास्क नहीं लगाया है। अब कमरे के बैठ के अंदर कोई मास्क लगाता है? ये मेरे को, एक अकेली बैठी हूँ मैं, और इनको बस सरकार ने ऐसा कर दिया। अरे अवेयरनेस आपकी खुद की भी होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसमें राजनीति नहीं होके सब लोग मिलकर एकजुट होकर इस चीज को, हम लोगों को जिंदगी का सवाल है। किसी को हम कहते रोजगार दे दे, वहाँ पर्यटकों को भेज दे, उनको हम। तो चलिए, आपने क्या एग्जांपल पेश किया? आपने क्या एग्जांपल पेश किया? सरकार 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 तो सरकारी तो सब कुछ करेगी। बताइए ना, अगर सरकार नहीं है, आप रैली कर रही अरे हैं, सरकारी तो नियम कानून लगाएगी। प्रशासन आपका है, शासन आपका है, सरकार आपके, तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध दूसरी पार्टी लगाएंगी। गद्दी पे बैठे हो आप, देखिए 3 मुख्यमंत्री बदले आप, 3 मुख्यमंत्री बदले आप, तो हम करेंगे कोई लड़ाई झगड़े करें? आपके मंत्री सड़कों पे लड़ाई झगड़े करें तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? अरे आप लगाइए तो प्रतिबंध, आप प्रतिबंध लगाइए तो हम मानने को तैयार है, पर सरकार से लगाइए तो। क्वेश्चन भी आपका, मैडम, सवाल भी आपका, आप भी बात कर लीजिए। आप लगाइए तो सरकार से कहें कि सब पे प्रतिबंध लगाएं, हमारे पे भी लगाएं, अपने ऊपर भी लगाएं। हम तो ये कह रहे हैं, क्यों ना हो, लोगों की जान का खतरा है, लोगों की जिंदगियों का सवाल है, लोगों के रोजगार का सवाल है। आप सरकार से रिकमेंडेशन तो करें। है या आपका खुद का क्वेश्चन है, खुद ही जवाब ले लीजिए फिर। ये वो आपसे पूछ रही है गीता ठाकुर जी, आपसे पूछ रही, भाई आप अपनी रैली पर भी प्रतिबंध लगाएं, हम अपनी रैली पर प्रतिबंध लगा लेंगे, लेकिन कोई एक दूसरे कोई प्रतिबंध लगाने को तैयार नहीं है। हमारी प्रतिक्रिया लोगों की जान बचाने में है। पहले हम मिलकर ही, वो सब हर चीज सरकार नहीं करेगी, मिलजुल कर सब लोग करेंगे। अरे तो गीता ठाकुर जी यही तो बात है, जान कैसे बचाएंगे? जान बचाने का संदेश तो आप तब देंगे ना भाई। आपकी जन आशीर्वाद यात्रा में हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क नहीं है, वो हम आम आदमी पार्टी की रैलियों में भी देख रहे हैं, कांग्रेस में भी देख रहे हैं।
तो आप ये कैसे कह सकते हैं जान बचाए? हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कोरोना के दोनों डोज लगने के बाद भी संक्रमण फैल रहा है। तमाम साइंसदान कह रहे हैं कि भाई तीसरी लहर आने वाली है, उसके बावजूद भी ये तमाम चीजें चल रही हैं। पहले हाँ, गीता ठाकुर जी बोले। वैक्सीनेशन आप लोगों ने जब शुरुआत में लगाई जा रही थी तो बोल दिया कि नहीं जी ये मत लगाइए, ये तो गलत है। ये मुद्दा नहीं है, डिबेट का ये मुद्दा नहीं है कि वैक्सीनेशन, ये कोरोना का डिबेट का मुद्दा वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन अपनी जान को जिसको खतरा होगा वो वैक्सीनेशन करेगा। जिसे अपनी जान का खतरा होगा, जिसे अपनी जान प्यारी होगी, वो वैक्सीन लगाएगा। जिसे लगानी होगी वैक्सीन, वो वैक्सीन लगाएगा जिसे अपनी जान का खतरा होगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आप वैक्सीन से मत टालिए किसी बात को। आपके पास जवाब मिल गया है मैडम, यही जवाब है कि जो वैक्सीनेशन लगाएगा तो आपकी रैलियों में बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग क्यों? आपकी रैली क्यों? जवाब मिल गया। आपकी रैली क्यों? आपकी बिना मास्क के रैली क्यों? बिना डिस्टेंसिंग के रैली आपकी क्यों? आपके बड़े बड़े नेता मास्क नहीं लगाते, वो क्यों? वो एग्जाम्पल पेश करेंगे। सरकार सत्ता आपके हाथ में, वो क्यों? आप बताएं, जवाब दे। एग्जाम्पल पेश आप करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कहते ये 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं। अवेयरनेस आप तो नहीं करोगे, अब नहीं करोगे, जनता अब नहीं करोगे। तीसरी लहर का खतरा है, अब नहीं करोगे। अपने आप को सेफ रखने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। जो क्यों रैली निकलती है आपकी? क्यों रैली निकलती है बिना डिस्टेंसिंग के आपकी? आप क्यों कर रहे हैं? हम अगर तमाम आपकी रैली निकल रही है, यूपी में आपकी रैली निकल रही है, इलेक्शन आपने करवाए बिना डिस्टेंसिंग के, सभी कुछ तो करवा रहे हैं आप। और 4 धाम यात्रा पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वो क्यों? लॉकडाउन लगा दिया। और जब हम लोग ये सब कुछ करवाते तो आप कहते लॉकडाउन लगा दिया। रोजगार लगाइए, सब पालन करेंगे जिसे अपनी जिंदगी प्यारी है। इसी तरह से जब एक समय में बोलिए बैठिए, ये हर किसी की जिंदगी का सवाल है, तो मिलके ये बात को आपने और हमने अवेयरनेस करना है। हमने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के फिर हम वही काम आप अगर हम कर रहे तो आप क्यों कर रही? आप मत करिए। अरे तो जिम्मेदारी आपकी, आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। जिम्मेदारी आपकी, आप सत्ता पे आपने संभाली हुई है। ठीक है। फिलहाल जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सबकी है, तमाम पार्टियों की है। रजिया बेग आम आदमी पार्टी की भी है, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, मेरी भी है और सबकी भी है। ये जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बात चल रही है। फिलहाल राजेश वर्मा, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आरिश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि समझने की बात है, क्योंकि एक तो या तो इस तरीके के 2 तरफा जो कानून है एक तरीके से, वो एक तरीके से प्रदेश में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो तमाम पार्टियां जो हैं जिस तरीके की यात्राएं निकाल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप देख ही रहे हैं कि चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर गाइडलाइंस अगर अब आप देख रहे हैं कि 2 लहर जो है कोरोना की निकल चुकी है, कितना बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हो चुका है, जान माल का बड़ा नुकसान हो चुका है, जिससे अभी उभरना भी अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि या तो जो रूल हैं वो दोनों तरफ होना चाहिए, यानी कि जो कानून है या तो ये यात्राओं को ठप करना चाहिए, जो बंद करना चाहिए अगर गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है, क्योंकि यही जो है आगे संक्रमित का कारण जो है ये बड़ा बन सकती है। क्योंकि इसी से एक जो संदेश है वो आम जनता के बीच में बहुत गलत जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अभी तक हमने देखा कि बड़ी सख्ती से जो है लोग जो है गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बेपरवाही जो है वो साफ तौर पे आरिश दिखने को मिल रही है। वो वजह क्यों है? वो वजह यही कारण है कि जिस तरीके की यात्राएं जो निकल रही हैं, जनसभाएं जिस तरीके राजनीतिक पार्टियों की हो रही हैं, लोग बेफिक्र तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इग्नोर किया जा रहा है कोरोना की लहर जो तीसरी वेव है। तो इसका नुकसान कौन उठाएगा? इसका नुकसान तो आम जनता को ही उठाना है ना। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है, भले ही एक दूसरे की पार्टियों को आरोप लगा करके हम इस डिबेट को अलग तरीके पे नहीं ले जाना चाह रहे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो आज की डेट में जो जिस तरीके से जो एक्सपर्ट मान रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई तीसरी वेव आ रही है और बड़ी घातक जो है ये हो सकती है और बच्चों के लिए खासतौर से ये हो सकती है, तो क्या
ये जो बड़े जो यहाँ पर माननीय बैठे हैं हमारे, जो तमाम जो हमें हमारे दर्शक जो है, करोड़ों दर्शक जिस तरीके से के न्यूज को देखते हैं, तो क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा कि जिस तरीके से आम पार्टियां जो है आपस में लड़ रही है, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो अप करने की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपस में ही कि भाई तुमने रैली शुरू करी तो हमने करी, ये कोई रीजन नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है, कानून हो तो इक्वल हो, सबके लिए बराबर हो। अगर सब, जब आम जनता का चालान कट रहा है मास्क नहीं पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर, या तमाम जो गाइडलाइंस है उसको पालन नहीं करने पर, तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों पर तो जो कानूनी शिकंजा है वो क्यों नहीं कसा जा रहा है, चाहे कोई भी हो। बड़ी बात राजेश आपने कही कि जब आम आदमी का चालान कट सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो राजनीतिक पार्टियों पे क्यों नहीं, नेताओं पर आखिर क्यों नहीं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश हमारे घर पधारते हैं। इस साल हम सभी दिल्ली वासी मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शाम 7 बजे से दिल्ली सरकार पूजन और आरती का भव्य आयोजन कर रही है। भगवान श्री गणेश जी के पूजन कार्यक्रम में अपने सभी मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे। पूजन कार्यक्रम का टीवी चैनल्स पर भी लाइव टेलीकास्ट होगा, ताकि आप सभी अपने परिवार के साथ इस पूजन का हिस्सा बन सकें। इस बार हम सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणपति हम सभी को अपना आशीर्वाद देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो जिंदगी जरूरी या रैली जरूरी है, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज हम देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आम आदमी पर बड़ी कार्रवाई होती है मास्क को लेकर, लेकिन जब हम तमाम रैलियां देख रहे हैं जिसमें जिसे कह सकते हैं कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, तो वहां पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ चारधाम यात्रा बंद है, बड़े पैमाने पर जिस चारधाम यात्रा से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, वो जब परेशान हो रहे हैं, तो जब वो इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को देख रहे हैं कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, रोड शो निकाले, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो किसके पास जाएं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। गीता ठाकुर जी हमारे साथ हैं। गीता ठाकुर जी, वो इंसान जो चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, जिसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, जिस पे कोरोना के नियमों के तहत उसकी यात्रा जो है वो जिसे कह सकते हैं बंद कर दी गई है, मामला कोर्ट पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वही इंसान, वही आम आदमी जब आप लोगों को देखता है, उन पार्टियों को जिनको हमने सत्ता में बैठाया है या जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो वो क्या सोचता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। हमारे ऊपर तो आपने 3600 नियम लाद दिए, अपने आप को आप आजाद हैं, कोई नियम आप पे नहीं है। गीता ठाकुर जी जवाब दें। नियम से नहीं चल रहे। हम आपसे पहले कह रहे हैं अवेयरनेस तो हमें खुद को अपने आप करना है। हम अपनी पार्टी को, हम लोगों ने वैक्सीनेशन का पूरा करके हम उनकी पूरी जांच पड़ताल, पूरा जितना हमारा जो सिस्टम चल रहा है हम सिस्टम से चल रहे हैं। हम दूसरे को भी कह रहे हैं कि ऐसे मेरा सवाल सीधा ये गीता ठाकुर जी, मौजूदा समय में तीसरी लहर की तरफ साइंसदान आगाह कर रहे हैं, आप भी चीज़ों को पढ़ती होंगी, न्यूज़ देखती होंगी, समझती होंगी। तीसरी लहर को लेकर लगातार साइंसदान आगाह कर रहे हैं कि भाई
कुछ आध दिनों में, महीने में, अगले महीने में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बहुत जगहों में वायरल जिसे कह सकते हैं वो चल रहा है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि भाई रहस्यमय बुखार है या कोरोना का नया रूप धारण करके वायरल आ रहा है। इन सबके बीच गीता ठाकुर जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपकी रैली, जन आशीर्वाद रैली, क्या इस मौजूदा वक्त में जायज है, सही है? हम ये सब चीजों के लिए सजग हैं, हम धरातल में चल रहे हैं, हम हर नियम कानून को लेकर चल रहे हैं, और जहां तक है जिस तरह से ये कम हो, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य की बात है, एक जान की बात है, उसको देखते हुए सरकार, हम सब सजग हैं इस चीज को। हम धरातल में रह के ये सब आपसे बात कर रहे हैं कि मनुष्य जब तक जिंदा है तभी सब कुछ होगा, रैलियां भी होंगी, अपना रोजगार भी होगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये हम सबको मिलके सोचने का विषय है। सरकार तो अपना करेगी, हर चीज सरकार नहीं करती, कुछ हमें भी करना है, अवेयरनेस हमको भी लेना, जिम्मेदारी हम सब की है। जो आज हम ये गोष्ठी में बैठे हैं या आपकी डिबेट हम कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर क्या ऐसा कार्य करें। ठीक है, आपकी बात है गीता ठाकुर जी, आपकी बात है। रजिया बेग, आम आदमी पार्टी तो ये कहती थी कि भाई हम अलग राजनीति लेकर आए हैं, हमें बीजेपी और दूसरी पार्टियों से लेना देना नहीं। आपने कहा कि भाई बीजेपी करेगी तो हम भी करेंगे, कांग्रेस करेगी तो हम भी करेंगे। भाई आप तो अलग राजनीति लेकर आए थे, आपको क्या जरूरत पड़ गई? रोड शो अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मौजूदा वक्त में जब तीसरी लहर की बात की जा रही है तो आपको तो एक मिसाल पेश करने की जरूरत थी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना किसका काम है? ये मैडम आप जरा जवाब देंगी अगर आपको जानकारी हो। लॉ एंड ऑर्डर कौन पालन कराता है? मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि हमारी पार्टी वो काम करे जो दूसरी पार्टी जो गलत कर रही है तो हम गलत ना करें। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अभी हाल में मेरा एक चालान हो गया सीट बेल्ट ना बांधने पर। मुझे 1000 का चालान हुआ, मैंने तुरंत अपना पैसा देके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली, वो इसलिए कि मुझसे उस लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराया गया। तो ये पालन कौन कराएगा? अगर वहां मैं नुक्कड़ करूं कि नहीं जी मैं फला हूं और मुझे नहीं करना है, जिसको करना वो कर ले। 1000 तो मेरे से गलती थी, मैंने वाकई सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, मैंने वो चालान भरा क्योंकि वहां मैं एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ, वो मेरा कर्तव्य है। मेरा कहना ये हमारी पार्टी है, जो प्रोग्राम हो रहे हैं। ठीक है रजिया बेग जी, आपकी बात है कि वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया रजिया बेग जी हमसे जुड़ने के लिए। राजेश वर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मथुरा दत्त जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीता ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जब ये तमाम चीज़ें आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं तो वो आम आदमी सोचता है कि हम पे तो नियम आपने लगा दिए, लेकिन खुद आप रैलियां कर रहे हैं तो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी या आप बखूबी सोच सकते हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं।